Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हमने आपको चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो आप www.magnetbrains.com पर जाकर के उसे देख सकते हैं. ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियो 7th क्लास के जितने भी हैं सभी मिल जाएंगे. वेल, अब बारी आती है NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन की, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक. ओके, फाइबर टू फैब्रिक ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में ओवरव्यू बता देती हूँ. फाइबर मतलब जिसको आप हिंदी में रेशा कहते हैं, वो आपको कहाँ से मिलता है? वेल, ये नेचुरली भी मिलता है और सिंथेटिक भी होता है, जो कि आर्टिफिशियल जिसको आप कह सकते हैं. नेचुरल मतलब जो कि हमें नेचर से मिले, जो कि एनिमल फाइबर्स होते हैं और प्लांट फाइबर होते हैं. एनिमल फाइबर के कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो है वूल और सिल्क. अगर हम एनिमल फाइबर की बात करें तो वूल और सिल्क होता है. अगर हम प्लांट फाइबर की बात करें तो वो होता है जूट, या फिर आप और भी देख सकते हैं कॉटन. ये सभी फाइबर्स आपको प्लांट से मिलते हैं, राइट. इसके अलावा मैं आपको बता रही थी सिंथेटिक, जो कि हम खुद इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, या फिर मेन मैड जो सिंथेटिक मटेरियल होता है या मटेरियल या फाइबर होता है, उसे हम सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं. वेल, इस पूरे चैप्टर में हमें ये पढ़ना था कि सिल्क और जो वूल है वो हमें किन किन एनिमल्स से मिल सकता है और कितने टाइप का होता है, और साथ ही साथ इसको बनाने की प्रोसेस क्या होती है. बनाने की प्रोसेस मतलब कि आपने अगर किसी भी शीप की मदद से अगर कोई आपने उसकी फ्लीसेस को लिया हुआ है, तो वो फ्लीसेस से आप उस फाइबर से किस तरह से फैब्रिक बना रहे हो, ये पूरी प्रोसेस को हमने इस पूरे चैप्टर में आपको बताया है. ठीक है, चलिए तो अब हम आपको इसका सॉल्यूशन करवाते हैं. अगर आप चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ही आप एग्जाम्पलर को सॉल्व कर पाएंगे. तो मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा NCERT एग्जाम्पलर. अगर आपने नहीं देखा है पुराना चैप्टर तो आप उसको देख लीजिएगा, तब तक हम आपको क्वेश्चन आंसर भी समझा देते हैं. चलिए, तो अब ये इसमें MCQ शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स होंगे. सबसे पहले मैं आपको MCQ समझा रही हूँ. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड. पहला क्वेश्चन आपसे MCQ का है, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. सिल्क वॉर्म को रेयर करना, उसकी देखभाल करना. रेयरिंग मतलब क्या होता है, फिर से समझा देती हूँ. रेयरिंग का मतलब होता है किसी भी एनिमल को पालना, पोसना, उसको खिलाना, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना. ये सभी रेयरिंग कहलाता है. तो अगर जब आप सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या उसे कोकून कहते हैं, या उसे सिल्क कहते हैं, या उसे सेरिकल्चर कहते हैं, या फिर उसे सेलिविकल्चर कहते हैं? तो वेल, कोकून का क्या मतलब होता है? जिससे हम कोकून से सिल्क बनाते हैं, उसे कोकून कहते हैं. सिल्क मतलब एक फैब्रिक है. सेरिकल्चर का मतलब होता है सिल्क वॉर्म को पालना, पोसना, मतलब उसकी रेयरिंग करना, ठीक है, और उसको ग्रो करना. सेल्विकल्चर का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ. इट इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है सेल्विकल्चर. ठीक, और ये क्या है, सेरिकल्चर. सेरिकल्चर का मतलब होता है जिसमें आप सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हो. तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है. क्या है कि सिल्क वॉर्म Sericulture is a practice of rearing silkworm for obtaining silk, while silviculture is a practice of developing and caring the forest. ठीक है, ये देखिए दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं. Silviculture का मतलब होता है किसी भी फॉरेस्ट की केयर करना, उसको डेवलप करना. और सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? सेरिकल्चर का मतलब होता है सिल्क वॉर्म को क्या करना, उसकी देखभाल करना, उसको पालना पोसना, या इसके लिए एक जो वर्ड है वो होता है रेयरिंग करना. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है आंसर सेरिकल्चर. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क. इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि टाइप ऑफ सिल्क नहीं है? मलबरी, टसर, मूगा एंड मॉथ. ठीक है, वेल मॉथ जो है वो सिल्क वॉर्म को कहते हैं, हम सिल्क मॉथ कहते हैं. ठीक है, सो इसमें जो मॉथ है वो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये नहीं है सिल्क का टाइप. मॉथ इज द सिल्क वॉर्म अंडर डेवलपमेंट इनसाइड अ कोकून. ये कौन सी स्टेज में मॉथ कहलाता है? कोकून के अंडर डेवलप होता है, मतलब उसकी जो प्रोसेस चलती है, जब वो जिस फॉर्म में होता है उसे हम सिल्क मॉथ कहते हैं. मलबरी, टसर एंड मूगा are the varieties of silk produced by the different rearing practices. मलबरी, टसर और मूगा जो है वो अलग अलग रेयरिंग प्रैक्टिस से बनने वाला सिल्क है. ठीक है, मतलब आप रेयरिंग किस हिसाब से कर रहे हो, उससे जो आपको सिल्क वॉर्म सिल्क देगा उसे हम मलबरी, टसर या मूगा सिल्क कहते हैं. क्लियर हुआ चीज? चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहेली का है। पहेली वांटेड टू बाय अ गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड विदाउट किलिंग द एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय। वेल क्या है कि जो पहेली है वो चाहती है कि एक गिफ्ट दे अपने किसी फ्रेंड को जिसमें एनिमल फाइबर का यूज़ हुआ हो लेकिन एनिमल उसमें किल नहीं किया गया हो। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें बिना एनिमल को किल किए हुए चीज़ों को बनाया गया होगा। चलिए, तो पहला है वुलन शॉल। वुलन शॉल जो है वो कैसे बनती है, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके फरी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपके शीप हो गए, जितने भी नहीं मतलब कुछ एनिमल्स जो कि फरी होते हैं जैसे कि शीप या कैमल, कुछ रैबिट्स, जिनकी मदद से हम फर को लेते हैं, उनके फ्लीसेस को लेते हैं और उससे हम फाइबर बनाते हैं, वूल बनाते हैं। उस वूल का यूज़ कहाँ किया जाता है, उस वूल का यूज़ किया जाता है कारपेट बनाने में और शॉल्स बनाने में। ठीक है, तो भाई वुलन शॉल जो है वो एक सही तरीका है जिससे हम एनिमल को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं और उनके वूल की मदद से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, सिल्क स्कार्फ, एनिमल फर कैप, लेदर जैकेट। वेल ये सभी वो चीज़ें नहीं हैं जिससे हमें डायरेक्ट जो है उनकी स्किन से मिल जाए। तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस गिवन हेयर आर ऑब्टेन बाय किलिंग द एनिमल्स। ठीक है, बट वुल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ स्किन ऑफ द शीप। ठीक है, वेल सिर्फ वुलन जो शॉल है वही हमारी बिना एनिमल को किल किए हुए बनाया जाता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे सिल्क का स्कार्फ हो गया या एनिमल फर कैप हो गया या लेदर जैकेट हो गया, इन सभी में एनिमल को किल कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमें वैसे ज़्यादातर वैसी ही चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जिसमें हम एनिमल को नुकसान ना पहुँचाएं। चलिए, सो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अब ये जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से मिलता है, फ्लीसेस ऑफ शीप, कॉटन बॉल, कोकुन या शाइनी जूट स्टॉल। वेल सिल्क फाइबर जो है वो कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म में कोकुन एक प्रोसेस है जिससे हमें कोकुन मिलता है और उस कोकुन की हेल्प से हम सिल्क बनाते हैं, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, कोकुन। ओके, एक बार और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कोकुन इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के बनने की एक लाइफ साइकिल, मतलब सिल्क वॉर्म जब बनता है तो उसके स्टेज का एक पार्ट होता है कोकुन। फ्लीसेस ऑफ द शीप गिव्स वूल, कॉटन वॉल गिव कॉटन एंड जूट स्टॉक गिव्स बाय द जूट फाइबर। वे जो फ्लीसेस ऑफ द जो शीप के फ्लीसेस हैं वो आपको वूल देते हैं, कॉटन वॉल आपको कॉटन ट्री से मिलता है और जूट जो है, ठीक है, वो भी कहाँ से मिलेगा, जूट फाइबर की हेल्प से। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोकुन हो जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से किस से हमें वूल फाइबर नहीं मिलेगा, गोट, लामा, अल्पाका या मॉथ। वेल इसमें से जो मॉथ है उसका यूज़ हम सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी मदद से आपको वूल मिल सकता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि हमें मॉथ की हेल्प से सिल्क मिल सकता है पर वूल मटेरियल नहीं मिलेगा। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी है। ये क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वेल जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिएगा या फिर आपने जो क्लॉथ पहना है वो देखो कि भाई ये किस मटेरियल से बना हुआ है, तो आपको मटेरियल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ। अब ये जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सिलेक्टिंग द ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। ऑफस्प्रिंग मतलब जो नए पैदा हुए एनिमल्स होते हैं उनको सिलेक्ट करना उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कि भाई कोई कैसा दिख रहा है, कोई सॉफ्ट है या नहीं, या फिर सिलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़, या ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करना जिनमें ऐसी प्रॉपर्टी हो कि 2 पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया आपने, एक मेल और एक फीमेल को सिलेक्ट कर लिया आपने, और जिनका फर बहुत अच्छा है, शाइनी बॉडी है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करना, या फिर सिलेक्टिंग एन एरिया फॉर ब्रीडिंग, या फिर जहां ब्रीडिंग करवानी हो उसका एरिया सिलेक्ट करना, या फिर सिलेक्टिंग फाइन हेयर फॉर गुड क्वालिटी वूल, या फिर ऐसे हेयर्स को सिलेक्ट करना जिससे हम बहुत अच्छा वूल बना सकें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग द पेरेंट्स ओके विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टी।
ठीक है, ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करना जिसमें कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हो, ताकि उनसे बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग है उसमें भी अच्छी क्वालिटीज आए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सिलेक्टिंग द पेरेंट विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। ऐसे पेरेंट्स को चुनना जिनमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हो, जिस ताकि उनसे जो प्रोड्यूस होने वाला चाइल्ड है उसमें भी वो सारी प्रॉपर्टीज आ सकें। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जो कि था ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। वेल, क्वेश्चन नंबर 7 है द जनरल प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट अ शीप शेयरिंग शेड इज। ठीक है, जो शेयरिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें एक्चुअल में क्या होता है ये आपको बताना है। रिमूवल ऑफ फ्लीसेस, ठीक है, सेपरेटिंग द हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, या फिर एनिमल बॉडी है उसमें अलग अलग थोड़ा बहुत कलर चेंजेस हो सकता है, तो ऐसे टेक्सचर के बालों को अलग अलग करना, या फिर वॉशिंग ऑफ शीप फाइबर टू रिमूव ग्रीस, या फिर जो शीप से मिलने वाला फ्लीस है उसको धोना, या फिर रोलिंग ऑफ शीप फाइबर इनटू यार्न, या फिर जो शीप का फाइबर है उसको ऊन में या यार्न में कन्वर्ट करना। तो वह शेयरिंग का मतलब होता है शेव से निकला शेविंग। हम करते, हमारे जो फादर्स हैं वो शेव करते हैं, लेकिन जब शेयरिंग वर्ड आता है तो शेयरिंग इज यूज्ड फॉर द शीप्स, ठीक है, ताकि हम उनके फ्लीसेस को निकाल सकें। तो इसका क्या होगा, इसका होगा रिमूवल ऑफ फ्लीसेस। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ फ्लीसेस कॉल्ड द शीप शेयरिंग। सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इज कॉल्ड द सॉर्टिंग। अगर आप जब सेपरेट करते हो ना डिफरेंट आपको जब फ्लीसेस मिल गए बहुत सारे एनिमल्स के, और अलग अलग टेक्सचर के जब आप फ्लीसेस को शॉर्ट करते हो तो उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। वॉशिंग वूल टू रिमूव ग्रीसेस इज कॉल्ड द सॉरिंग, एंड रोलिंग ऑफ शीप फाइबर इनटू यार्न इज कॉल्ड द रोलिंग। और जब आप रोल करते हो तो उसको रोलिंग कहते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, वूल बनाने की। ये जो प्रोसेस है ना, मैं ऑलरेडी हमारे पुराने एक वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रोसेस ऑफ फाइबर टू वूल। फाइबर की मदद से वूल जब आप कैसे बना सकते हैं, ये प्रोसेस आप चाहे तो देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो इसीलिए रिमूवल ऑफ फ्लीसेस इज कॉल्ड द शेयरिंग। क्लियर हुआ। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं क्या है। द टर्म सेरीकल्चर इज यूज्ड फॉर। जो सेरीकल्चर है वो किस लिए यूज हो रहा है, तो सेरी को याद रखिएगा आप सिल्क से, ठीक है ना। तो कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मेकिंग सिल्क फैब्रिक फ्रॉम सिल्क यार्न, या प्रोडक्शन ऑफ साड़ीज। ठीक है, तो देखो कल्चर ऑफ बैक्टीरिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करने के कल्चर को क्या सेरीकल्चर कहते हैं, तो जी नहीं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, अब यहाँ पे जो आंसर है वो तो बी है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो अगर आपको रियरिंग का मतलब पता है, रियरिंग का क्या मतलब होता है, रियरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पालना पोसना, मतलब उसको फीड कराना, उसकी प्रॉपर केयर करना, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना, उसकी ब्रीडिंग कराना, ये सब क्या कहलाता है, रियरिंग कहलाता है। अब सेरीकल्चर रिलेटेड होता है सिल्क वॉर्म से, तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। मेकिंग सिल्क फैब्रिक फ्रॉम सिल्क यार्न तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिल्क फैब्रिक से सिल्क यार्न बनाने की प्रोसेस को भी नहीं कहते, सिर्फ सिल्क वॉर्म के रियरिंग की प्रोसेस को। अब रियरिंग का मतलब बता चुकी हूँ मैं, ठीक है ना, तो रियरिंग की प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 होता है खत्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रीलिंग ऑफ सिल्क इज, ठीक है, सिल्क की रीलिंग करना का क्या मतलब होता है, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क रील्स, सिल्क की रील्स बनाना, स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स, स्पिन करना सिल्क फाइबर्स को, या वीविंग ऑफ सिल्क क्लोथ, वीव करना, बुनना सिल्क क्लोथ को, या फिर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून। तो रीलिंग का मतलब होता है रील्स निकालना इस तरह से, ठीक है, लंबे लंबे थ्रेड्स निकालना। तो जब कोकून से आप थ्रेड्स को निकालते हो सिल्क के, तो उस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून। ये जो कोकून होता है उससे, ठीक है, सिल्क के थ्रेड्स को निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम रीलिंग। ठीक है,
ये क्या है आपका, मान लीजिए कि ये है आपका कोकुन, ठीक है। तो कोकुन से सिल्क थ्रेड्स को आप जब निकालते हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम रीलिंग की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिल्क वॉर्म सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ, ठीक है। अब ये जो सिल्क वॉर्म है वो जो भी फाइबर बनाता है या निकालता है, ठीक है, तो ये जो फाइबर है वो किसका बना होता है, फाइबर मतलब कि जो सिल्क मटेरियल मिल रहा है ना आपको, आपको बताना है कि एक्चुअल में वो सिल्क मटेरियल है क्या, फैट है, सेलुलस है, प्रोटीन है या नायलॉन है। तो फैट और जो सेलुलस है वो तो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर, ठीक है, फैट भी सभी में ही होता है, लेकिन जो प्रोटीन है ना उसकी हेल्प से हमारी हेयर ग्रो करते हैं और एनिमल्स के भी। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रोटीन। सिल्क प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ द सेरिकिन एंड फाइब्रोइन मेनली, फैट एंड सेलुलस आर नॉट प्रेजेंट इन सिल्क। और जो सिल्क वॉर्म है उसमें फैट और सेलुलस नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो फैट सेलुलस ना होकर के क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। क्लियर है? और दूसरी चीज नायलॉन जो था वो क्या है आपका, सिंथेटिक मटेरियल है, तो मतलब ये नेचुरली तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ये तो इन तीनों के साथ फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म सीक्रेट फाइबर विच इज मेड ऑफ प्रोटीन, जो कि किससे बना होता है, प्रोटीन से, राइट। चलिए, सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि ये प्रोटीन मटेरियल है तो जब आप इसको जलाते हो तो ये इसकी स्मेल कैसी आती है, सिल्क को जलाने के बाद जैसे हमारे बालों के जलने की आती है उसी तरीके से इसकी स्मेल आएगी। क्लियर? चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 11। Fill in the blanks in the following statement. Dash and dash fibers are obtained from animals. Animals से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें तो एनिमल्स से जो मिलते हैं फाइबर्स वो होते हैं वूल एंड सिल्क, ठीक है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम डैश ऑफ सिल्क डैश, ठीक है। सिल्क फाइबर जो है वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये जो है सिल्क फाइबर, इसके दो ऑप्शन हमें लिखने थे, कोकुन, ठीक है, कहां से मिलता है, सिल्क वॉर्म के कोकुन से। वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर डैश ऑन देयर बॉडी, जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, तो वेल इसके ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि राइट ऑप्शन लिखें, फ्लीसेस। वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर, हेयर भी लिख सकते हैं आप, फ्लीसेस भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में अपन ने इसलिए यहाँ पर हेयर्स लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लीसेस या फिर हेयर। सो आगे क्या है, हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ डैश विच इज अ पुअर ऑफ हीट, ठीक है। तो जो हेयर्स है वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, जो कि हीट के बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब है कि हीट को प्रॉपर तरीके से जो अपने अंदर से बाहर ना आने दें, ठीक है। सो हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर ख़त्म। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, सिल्क वूल, कोकुन वॉर्म, फ्लीसेस, एयर कंडक्टर, ओके। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो आपको उसको सही बताना है। सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ, जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो कैटरपिलर्स होते हैं सिल्क माउथ के। सो जी हाँ, ये सही है। इन इंडिया कैमल्स एंड गॉड्स आर जनरली रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वूल। कैमल्स और जो गोट्स हैं उनको क्या सिर्फ वूल के लिए रियर किया जाता है? तो इसका पार्शियल आंसर हो सकता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, क्योंकि हर जगह कैमल्स और जो गॉड्स हैं उसको वूल के लिए ही नहीं करते, पर मैक्सिमम जगह किया जाता है, ठीक है। द रियलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क और कॉल्ड द सेल्वी कल्चर, जी नहीं। अगर आप सिल्क वॉर्म को रियर कर रहे हो, मतलब उनको पाल पोस रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम सेरी कल्चर कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फ्लीसेस, सॉर्टिंग इज डन आफ्टर सॉरिंग। वेल, सॉरिंग के बाद क्या सॉर्टिंग की जाती है? तो जी हाँ। याक हेयर आर नॉट यूज टू मेक वुलन फैब्रिक, तो जी नहीं, याक के जो बाल हैं उनका यूज़ भी हम किस लिए करते हैं? वुलन फैब्रिक को बनाने
बनाने में, ठीक है। सो आपका जो आंसर जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला वाला सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर वाला तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। दूसरा वाला मैंने कहा था कि मिक्स हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए कैमल्स और जो गोट्स होती हैं, ठीक है, उसमें कैमल का यूज़ तो आप वुलन के लिए कर सकते हैं लेकिन गोट्स का नहीं करते हैं, ठीक है। तो शीप ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं इंडिया में, तो फॉल्स शीप्स आर मोस्टली रियर्ड फॉर वूल इन इंडिया, ठीक है। सेरिकल्चर का ऑप्शन मैं आपको बताया समझा ही चुकी हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो था कि ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फ्लीसेस इज सॉर्टिंग इज डन आफ्टर द सॉरिंग, सॉर्टिंग जो है वो सॉरिंग के बाद की जाती है, तो जी हाँ ये सही आंसर था। और आखिरी आपसे पूछा था याक हेयर आर नॉट यूज टू मेक वुलन फैब्रिक, तो जी बिल्कुल सही, जो गलत ऑप्शन है ये कि जो आपका वूल है वो याक हेयर से भी हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो हाउ डू द हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग देयर बॉडीज वार्म। वेल कुछ एनिमल्स जो हैं वो उनकी बॉडी को गर्माहट कैसे मिलती है, तो वेल उनके बॉडी के ऊपर होते हैं हेयर्स जिसको हम फ्लीसेस कहते हैं। ये जो हेयर्स हैं वो एयर के बैड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर सॉरी, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एयर का बैड कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि एयर को अंदर नहीं आने देते। कंडक्टर होते तो क्या होता कि जो ठंडी हवा है वो बॉडी में आ जाती है उन हेयर्स के थ्रू, लेकिन बैड कंडक्टर है इसका मतलब क्या कि वो हवा को आने नहीं दे रहे, कंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स के अंदर की जो गर्माहट है वो बनी रहती है और बाहर से आने वाली जो ठंडी हवा होती है वो उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, और इस तरह से ये जो एनिमल्स हैं वो वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं। ओके, हेयर और वूल ऑफ दिस एनिमल्स ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। ये जो हेयर्स होते हैं वो बहुत सारी एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसा मैंने आपको बताया था एयर क्या होती है, बहुत पुअर कंडक्टर है किसकी, हीट की। सो द एयर ट्रैप्ड इन हेयर ऑफ दिस एनिमल प्रिवेंट देयर बॉडी हीट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट टू कोल्ड सराउंडिंग्स एंड कीप दैम वार्म। जब भी ये जो एयर है वो क्योंकि उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती तो जो बॉडी हीट होती है वो ख़त्म नहीं होती, और इस तरह से एनिमल ठंडी जगहों पर अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। तो यहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विच विद द आइटम्स गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 दिया हुआ है और कॉलम 2 दिया हुआ है आपको बुक में। आपसे क्या कहा था कि आप इनका सही सही ऑप्शन बताएं। याक वूल, अब ये जो याक का वूल है, याक वूल एक याक का जो वूल है वो कहाँ से मिलता है, ऑप्शन में तो हमें बस यही समझ में आ रहा है। तो अगर याक की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हमें तिब्बत और लद्दाख के एरियाज़ में मिलेगा। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तिब्बत एंड लद्दाख। अंगोरा, अंगोरा प्रजाति की जो गोट्स होती हैं, अंगोरा टाइप की जो गोट्स होती हैं वो कहाँ ज़्यादातर मिलती हैं, वो जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए बी ऑप्शन के लिए क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। मलबरी लीव्स, अब मलबरी लीव्स का यूज़ कौन करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मलबरी लीव्स का तो हमने पढ़ा हुआ कि यूज़ करता है सिल्क। तो अगर यहाँ सिल्क से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो वो चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, सिल्क वॉर्म, तो इसलिए सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सॉरिंग। अब सॉर्टिंग, सॉरिंग ये सभी प्रोसेस हैं। तो सॉरिंग की प्रोसेस में क्या किया जाता है, सॉरिंग की प्रोसेस में जो भी फर हैं उनको वॉश किया जाता है। तो वॉशिंग ऑफ हेयर या फिर वॉशिंग ऑफ फ्लीसेस इज नोन एज सॉरिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट के लिए। क्लियर हुआ आपको ये मैच कॉलम। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। उसके पहले ये क्या बताना चाह रहे हैं एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। याक आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख वाइल अंगोरा गोट्स आर रियर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। मलबरी लीव्स आर यूज्ड टू फीड सिल्क वॉर्म। सॉरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीन शेयर्ड हेयर। जो भी शेयरिंग करने के बाद हेयर्स बचते हैं उनको धोने की प्रोसेस को हम सॉरिंग की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट। आगे चलते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रहा है आपको, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्विंग टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम फ्लीस आर गिवन हेयर। फ्लीस से मतलब जो हेयर्स होते हैं एनिमल्स के उसको फ्लीस कहते हैं, आपको बता चुकी हूँ मैं ये बात, ठीक है। तो फ्लीस से वूल बनाने की प्रोसेस यहाँ पर पूरी दी हुई है, इसको आपको सही ऑर्डर में प्लेस करना है।
अपन डिस्कस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनिमल की रेयरिंग करते हैं। रेयरिंग करने का ऑप्शन दिया हो या नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। रेयरिंग करना, ब्रीडिंग करना, उसके बाद एक जो शीप मिलता है या जो भी आपका वूलिंग एनिमल है उसको लिया आपने, उसके हम शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करने के बाद, शेयरिंग मतलब उसको, उसकी बॉडी से फ्लीसेस को निकालना, ठीक है। शेयरिंग को कैसे याद रखेंगे, शेव से, शेविंग मतलब शेयरिंग। अब उसके बाद जो भी हेयर आपके हाथ में आ गए, आपको क्या करना है, उसको साफ करेंगे आप। तो उसको करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉर करना, उसको डुबो के रखना, सॉरिंग करना, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए, सॉरिंग करना, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सॉर्ट करना। सॉर्ट मतलब कि अच्छे हेयर्स को अलग करना, छोटे छोटे जो बिल्कुल बारीक बारीक हेयर्स है उन्हें अलग कर देना। तो ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी सॉर्टिंग की। फिर होता है पिकिंग आउट द बर्ड्स। अब हेयर्स के अंदर कुछ छोटे छोटे से गोल गठाने होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसको हटाया जाता है, ठीक है। तो बर्ड्स हो गया। और आखिरी में हम क्या करते हैं, फिर डाइंग इन वेरियस कलर, और उसके बाद हम इसको डाई करते हैं। क्लियर। तो ये तो अपन ने समझ के ऑप्शंस को लिख दिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका शॉर्ट ले सकते हैं कि सबसे पहले शेयरिंग की जाती है, सॉरिंग की जाती है, फिर सॉर्टिंग होती है, बर्ड्स को निकाला जाता है, फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स में उन जो भी हमें मटेरियल मिला है वूल का, उनको कलर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रोसेस से हमें फाइबर से वूल मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हर क्वेश्चन में, हर आपके चैप्टर में, हर चैप्टर में आपको ये जम्बल्ड वर्ड दिखते हैं। ये जम्बल्ड वर्ड सही कैसे हैं, तो अगर आपने मतलब चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं आपकी बुक में हर लास्ट में। उन वर्ड्स को बस आप एक बार देख लीजिए कि जो ऐसे वर्ड्स जो कि हमने नए नए सीखे हैं, ठीक है, तो वही वर्ड्स जनरली जम्बल्ड वर्ड्स में आते हैं। जैसे कि सबसे पहले को पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ कल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे मेरा कल कहाँ वर्ड आता है, तो सैरी कल्चर में, ठीक है। तो ये चर दिख रहा है, ये कल, और ये सैरी बना रहा है, तो ये बन जाएगा आपका पहला वर्ड सैरी कल्चर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे विल सम और दिख रहा है, तो सिल्वॉर्म, सिल्वॉर्म करके वर्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, सिल्क वॉर्म। तो आपने यहाँ पे सिल्क वॉर्म देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे री दिख रहा है, तो मलबरी इससे निकल सकता है, तो देखिए मलबरी बन जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ली दिख रहा है, तो रीलिंग, ठीक है। ईल जो है वर्ड वो रीलिंग में यूज हो रहा है, तो इसलिए रीलिंग हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा वर्ड को पहचानने का तरीका बता रही हूँ कि कुछ ऐसा वर्ड इसमें लिखा होगा जो बिल्कुल साथ में होगा। जैसे कि यहाँ पे वॉक करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये वॉर्म की बात हो रही है। अगर WO आम निकालूं तो ये वॉर्म बन जाएगा, इसलिए ये सिल्क वॉर्म हो जाएगा। RRY से आपको समझ में आ जाए कि ये मलबरी की बात कर रहे हैं, और EE से आपको ये समझ में आ जाएगा कि रीलिंग की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो सिल्क से रिलेटेड वर्ड्स थे, तो आपने इसको सही तरीके से अरेंज कर लिया। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे वर्ड्स को देखें। जब तक आप चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे ना, तो ये जम्बल्ड वर्ड को भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है चैप्टर ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ें। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। आगे चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। फिगर शोज द 3 रिंग्स ऑफ सर्किल विद लेटर्स इन दैम। सम ऑफ दीज लेटर इन ईच रिंग कैन फॉर्म द नेम ऑफ वन वूल यील्डिंग एनिमल। फाइंड द नेम ऑफ दिस एनिमल, ठीक है। अब आपको इसमें एनिमल्स के नाम दिए हुए तीनों रिंग्स में। तो अगर अपन यहाँ से देखें तो याक अलग दिख रहा है, YAK याक दिख रहा है। दूसरे वाले में देखें तो अपने को C से, जो कि आपको वूल दे दे, ऐसा एनिमल कौन सा हो सकता है, कैमल हो सकता है। कैटरपिलर तो होगा नहीं, तो इसलिए कैमल लिख देंगे अपन, CAME और ये L, ठीक है, कैमल हो गया। फिर उसके बाद थर्ड वाला जो है, इसमें अपन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो S दिया है, H दिया है, EEP, तो ये हो जाएगा शीप। तो भाई ऐसी रिंग्स में जो आपको एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं जो कि आपको वुल देते हैं, वो क्या है, वो है याक, कैमल एंड शीप। तो यहाँ 17 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राइट अ कैप्शन फॉर ईच ऑफ द फिगर गिवन एज फिगर। मतलब आपको बताना है कि इसके लिए सही कैप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग फॉर्मेशन सबसे पहले दिख रहा है, ठीक है, जो कि आपकी फीमेल मॉथ के द्वारा एग लेड आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लार्वा लिख सकते हैं, एंड ईटिंग मलबरी लीव्स, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा आपका कोकून फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले एग ऑफ सिल्क मॉथ ऑन मलबरी लीफ, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एग्स ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन मलबरी लीव्स। लीव्स के ऊपर
किसके एग्स रखे हुए हैं? सिल्क वॉर्म के। बी हो जाएगा कैटरपिलर या लार्वा, कैटरपिलर आप लिख दीजिए, बेटर ऑप्शन, कैटरपिलर फॉर्मेशन लिख दीजिए। थर्ड वाले में क्या हो रहा है? कोकून बन रहा है, इसलिए हमने कोकून लिख दिया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो। अब अगेन मैं बोल रही हूँ, चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, सारी प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से समझा है ना, तो आप आंसर्स बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपसे बोल रहा है कि स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज देम इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको इसको जमाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर, तो ये तो बाद में ही होगा। फाइबर आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून, तो ये भी बाद में होगा। आफ्टर 25 to 30 डेज, भाई ये तो 25-30 दिन के बाद की बात है, तो ये भी बाद में होगी। द लार्वा कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म आर कैप्ड इन अ क्लीन ट्रेज अलॉन्ग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, तो ये भी बाद में है। फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स, तो सबसे पहले क्या होगा? एग आते हैं कहाँ से? फीमेल सिल्क मॉथ की हेल्प से, तो माउथ की हेल्प से जो एग आएगा वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद उन एग्स को क्या किया जाता है? वेल, eggs are warmed to suitable temperature for the larva to hatch from the egg. well larva egg में से बाहर निकलेगा उसके बाद, तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंड प्रोसेस। जब लार्वा बाहर आ जाएगा तो क्या होगा? द लार्वा कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म आर कैप्ड इन अ क्लीन ट्रे अलॉन्ग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी ईव्स। मैंने आपको बताया था कि जो मलबरी लीव्स है उसको चॉप करके इन लार्वा को फीड किया जाता है। ठीक है, उनकी रेयरिंग की जाती है, तो थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा। अब ये कितने दिनों तक के लिए खाते हैं? ये 25 to 30 डेज तक के लिए खाते हैं, उसके बाद खाना बंद कर देते हैं। तो आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग द कोकुन्स, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? कोकुन्स आर कैप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड इन वाटर एंड देन क्या होगा? फाइबर्स आर टेकन फ्रॉम द कोकून। अब कोकून इन्होंने बना लिया, अब कोकून से हम क्या करते हैं? जब वो कैटरपिलर निकल के चला जाएगा तो जो कोकून्स हैं उनको अपन सन की हीट पे या फिर बॉइल्ड वाटर में रखते हैं, ताकि कोकून से हम क्या बना सके? हम फाइबर बना सके। तो उसके बाद जो फाइबर बचेगा उसको हम कोकून में से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 6, फाइबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से प्रोसेस को समझा था तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसका राइट सीक्वेंस अगर आप शॉर्ट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपको पूरी प्रोसेस समझ में यहाँ से आ जाएगी। आगे चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 20। अ होलसेल वुलन फाइबर डीलर, एक होलसेल वुलन फाइबर डीलर है, गेट्स द वुलन फाइबर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर सॉर्टेड फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, उसने अलग अलग वुलन के मटेरियल को लिया हुआ है, प्रोडक्ट्स को लिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि वो किस टाइप के एनिमल से आया होगा। पश्मीना शॉल, ठीक है, तो भाई आपको मैंने बताया था कि जो अंगोरा वुल या कश्मीरी शॉल जो होते हैं उसे अपन पश्मीना शॉल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए क्या? कश्मीरी गोट। ओके, ठीक। सो अगर अपन इसको यहाँ से मार्क कर देते हैं तो ये हो जाएगा कश्मीरी गोट। ओके, नेक्स्ट है वुलन कारपेट। तो जो वुलन के कारपेट बनते हैं ना वो उसी से बन पाते हैं जो कि आसानी से फेल्ट हो जाते हैं। तो फेल्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कि जिसको आप प्रेस करो वो शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो वुलन कारपेट जो है वो कैमल वुल से आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, फेल्ट हो सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा कैमल वुल। ओके, बेबी ब्लैंकेट। अब भाई बेबीज जो रहते हैं छोटे छोटे से, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उनकी स्किन होती है, तो उनको भी बहुत सॉफ्ट वुल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अंगोरा जो होते हैं, अंगोरा रैबिट्स या फिर अंगोरा गोट जो होती है, उससे मिलने वाले जो फ्लीसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बेबी ब्लैंकेट जब भी बनते हैं तो वो अंगोरा वुल से या अंगोरा गोट से या फिर अंगोरा रैबिट के यूज़ से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप बेबी ब्लैंकेट को कभी छू के देखिएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। वुलन स्वेटर्स जो है वो हमारे जो नॉर्मल स्वेटर्स हैं वो शीप के वूल से हमें आसानी से मिल जाते हैं और जो कि हमें वार्म रखते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वेयर यू हैव टू कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स।
पढ़ लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, क्या सही पूछा क्या जा रहा है। द डैश सिल्क मोथ लेज डैश फ्रॉम विच हैच डैश कॉल डैश और डैश दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। तो भाई ये किसकी बात हो रही है, यहाँ से मुझे साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिल्क वॉर्म की बात हो रही है। तो सबसे पहले कौन सा सिल्क मॉथ है जो कि क्या ले करता है, तो अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर आएगा फीमेल, ठीक है, क्या आएगा, फीमेल। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज डैश फ्रॉम विच हैच, वेल क्या ले करती है ये, एग्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एग्स। फ्रॉम विच हैच डैश, तो कौन उससे हैच होता है, तो उससे हैच होता है लार्वा, ठीक है। कॉल्ड जिसको क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, जिसे अपन कैटरपिलर भी कह सकते हैं या फिर सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं, जिसे आप कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म। ओके, नेक्स्ट है दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री इट इज कॉल्ड द, क्या कहा जाता है, वेल इसे कहते हैं प्यूपा। जब नेक्स्ट स्टेप, जब कैटरपिलर के बाद जो स्टेप होती है जिसमें वो कोकून बनाना शुरू करता है, उसे हम प्यूपा कहते हैं। इट फर्स्ट वीव्स अ कवरिंग टू होल्ड इट सेल्फ विच इज नोन एज, अब उसके बाद वो अपने आसपास कुछ बुनना चालू कर देता है, कुछ एक कोट वीव करना चालू कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोकून। क्लियर हुआ आपको। तो द फीमेल सिल्क मोथ लाई द एग फ्रॉम which hatches the larva. Larva is also called as caterpillar या फिर silkworm। ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपने आस एक नई स्टेज में पहुंचते हैं जिसको हम प्यूपा कहते हैं, और ये अपने ऊपर क्या करते हैं, अपने ऊपर एक कवर को बनाना शुरू कर देते हैं जिसे हम कहते हैं कोकून, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पहली वापस आ गई भाई। पहली went to the market to buy the साड़ी for her mother, ठीक है। She took out a thread from the edge of the two sari shown by the shopkeeper and burned them. One thread burned with a smell of the burning hair and other burned with the smell of the burning paper. Which thread is from a pure cotton sari and which one from the pure silk sari? Give the reason for your answer. अब क्या हुआ भाई, पहली गई मार्केट, उसने खरीदी 2 साड़ियाँ, दोनों के उसने धागे निकाले और दोनों को जला करके देखा तो स्मेल अलग अलग आ रही थी। एक तो हेयर की तरह स्मेल कर रहा था और एक कागज़ की तरह, पेपर की तरह स्मेल कर रहा था। तो ऐसा क्यों है? इन द फर्स्ट साड़ी वन थ्रेड विच बर्न विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर इज द फॉर्म ऑफ प्योर सिल्क। मैंने आपको बताया था कि जो सिल्क है वो जब जलाते हो तो हेयर की तरह स्मेल करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिल्क एंड हेयर आर प्रोटीन फाइबर्स, क्योंकि जो सिल्क और जो हेयर्स होते हैं वो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। सो ऑन बर्निंग दिस थ्रेड अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर कम्स आउट, ठीक है। इसलिए जब भी आप इसको जलाते हो, तो जब भी हम हेयर्स को जलाते हैं तो हमें कैसी स्मेल आती है, हेयर के जलने की तरह स्मेल आती है। अब सेकंड साड़ी में क्या किया था उसने, जो कि किसकी तरह स्मेल कर रहा था, बर्निंग पेपर की तरह स्मेल कर रहा था, वो कॉटन की साड़ी थी, ठीक है। कॉटन एंड पेपर बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑन बर्निंग दे गिव द सिमिलर स्मेल, ठीक है। कॉटन या फिर जो पेपर होता है वो सब क्या होते हैं, वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो प्लांट से आपको मिलते हैं, ओके। इसलिए जब आप इसको जलाओगे तो उनमें से एक जैसी स्मेल आएगी। आया समझ में? क्लियर हुआ? सिल्क किसकी तरह महकता है या स्मेल करता है, ये हेयर के जलने की तरह। और जब आप कॉटन के साड़ी के पीस को जलाते हो तो उससे आपको कैसे स्मेल आती है, कागज़ की तरह। क्यों आती है? क्योंकि कागज़ कार्बोहाइड्रेट है और जो आपका सिल्क है वो प्रोटीन फाइबर है, इसीलिए। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एक्सप्लेन द फ्रेज यूनिटी इज स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ द मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, ठीक है। अब आपको यूनिटी इन स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है, ये बताते हुए कि फैब्रिक से फाइबर किस तरह, या फिर बेसिस ऑफ द मेकिंग ऑफ फाइबर टू फैब्रिक होना चाहिए था, ठीक है। फैब्रिक को फाइबर से बनाने में कैसे हमें यूनिटी समझ में आ रही है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। वेल, fiber and fabric play a large role in everyday application. A fiber is a hair-like strand of a material. They are the smallest visible unit of fabric and denoted by the extremely long in relation to their width.
फाइबर्स कैन बी स्पन इनटू यार्न एंड मेड इट इनटू फैब्रिक। वेल जो फाइबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी लाइफ में। जो फैब्रिक का जो छोटा सा एक थिन सा मटेरियल होता है उसको हम फाइबर कहते हैं। फाइबर जो है वो एनिमल्स के हेयर से या प्लांट से कहीं से भी हमें मिल सकता है, ठीक है, वो जो कि फैब्रिक में बनाने के लिए हम उसको यार्न में कंप्लीट करते हैं। अ सिंगल फाइबर इज टू वीक टू ब्रेक आउट व्हेन सम फाइबर्स टुगेदर मेक अ फैब्रिक। वेल आपको तो पता है कि फैब्रिक या जो भी आपका कपड़ा है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उससे पतले पतले से थ्रेड्स निकलेंगे। वेल अगर एक ही थ्रेड को देखा जाए तो वो काफ़ी कैसा होगा, तोड़ने में आसानी होगी, ठीक। लेकिन जब ये सारे थ्रेड्स आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़े से फैब्रिक को बना लेते हैं जिसको तोड़ना फाड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। सो अ सिंगल फाइबर इज टू वीक एंड ब्रेक आउट, बट व्हेन सम फाइबर्स टुगेदर मेक अ फैब्रिक इट इज डिफिकल्ट टू टीयर। उसको फाड़ना टीयर करना मुश्किल होता है। फैब्रिक नीड्स मोर एनर्जी टू टीयर अपार्ट एज कम्पेयर टू अ सिंगल फाइबर। सिंगल फाइबर को तोड़ना जितना आसान होता है उतना आसान किसी कपड़े को टीयर करना नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर हमें समझ में आती है कि यूनिटी अगर अपन रखेंगे तो स्ट्रेंथ बनती है। जैसे एक सिंगल धागा जो होता है, सिंगल जो थ्रेड होता है, अकेला है तो उसको कोई भी आसानी से तोड़ देगा, लेकिन जब वो मिला हुआ है, साथ में है, तो क्या हो रहा है, यूनिटी दिखा रहा है, तो वो स्ट्रेंथ दिखाता है। यही जो यूनिटी स्ट्रेंथ है वो हमारे लाइफ में भी होना चाहिए। अगर हम सभी हमारे देश की बात करें, अगर सभी यूनिटी के साथ रहेंगे तो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। स्ट्रेंथ मिलेगी तो कोई भी बाहर का, किसी भी दूसरी कंट्री का जो आदमी है, अगर वो हमारे स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहता है, हमारे बीच में फूट डालना चाहता है, तो वो आसानी से नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हमें किससे समझ में आती है? ये चीज़ हमें फाइबर टू फैब्रिक से समझ में आती है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप उसको और बेहतर तरीके से भी दे सकते हैं। चलिए, राइट द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल। वुल बनाने की जो प्रोसेस है इसको आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो शॉर्ट में नाम तो सबके याद है आपको, शेयरिंग, सॉरिंग, फिर क्या करते हैं अपन सॉर्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद बर्ड्स को निकालते हैं, फिर कलरिंग करते हैं। तो शेयरिंग को के लिए लिख दीजिए, सबसे पहले शेयरिंग समझा दीजिएगा। शेयरिंग क्या होती है? द फर्स्ट स्टेप टू रिमूव द फ्लीसेस फ्रॉम द एनिमल बॉडी, ठीक है, विद थिन लेयर ऑफ देयर स्किन। किसी भी एनिमल्स की बॉडी से फ्लीसेस को उनकी थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ निकालना शेयरिंग कहलाता है। फिर होता है सॉरिंग। सॉरिंग की स्टेप्स में हम क्या करते हैं, जो भी शेयर्ड हेयर रहते हैं उनको वॉश करते हैं ताकि उसमें जो भी ग्रीस, डस्ट या डर्ट लगा हो उसको साफ कर सके। फिर होती है सॉर्टिंग की स्टेप। तो इस स्टेप में क्या होता है भाई, इस स्टेप में अपन डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर है उनको सॉर्ट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इसलिए इसको सॉर्टिंग कहा जाता है। फिर होती है बर्ड्स को निकालना, सेपरेटिंग ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स आर स्मॉल फ्लफी फाइबर विच आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, जिसको हेयर से निकालना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हम उसको कलर करते हैं, डाई करते हैं, ताकि हमें दूसरे से सुंदर सुंदर कलर मिल सके। क्योंकि नॉर्मल जो वुल या फ्लीस हमें मिलता है एनिमल का, वो या तो वाइट कलर या पेल येलो कलर का होता है या ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। तो अगर आपको उसको कलर करेंगे तो वो दूसरे कलर्स में आसानी से डाई हो जाए। फिर है रोलिंग की प्रोसेस की जाती है, ताकि जो फाइबर है जिसको अपन स्ट्रेट करेंगे, और स्ट्रेट करने के बाद उसको बहुत अच्छी तरीके से कॉम करते हैं। कॉम करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, रोल करते हैं। रोल करने से यार्न बन जाता है, ठीक है। एंड द फाइबर्स नाउ एज वूल आर रेडी टू द वुवन, ठीक है। और उसके बाद जो वुवन के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाता है। समझ में आई बात, किस तरह से पूरा वूल की प्रोसेस होती है? वेल आपको तो याद हो ही गई होगी। चलिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 25। Describe the life history of silk moth with the help of figure of various stages. Well, life of silk moth बतानी है तो शॉर्ट में आपको जल्दी से समझा दिए जाते हैं कि सबसे पहले कि जो सिल्क मॉथ होता है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। 4 मेन स्टेजेस एज डिपिकेटेड बिलो इन द डायग्राम। सबसे पहले तो फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो एग्स को लाई करती है, ठीक है, ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री। सबसे पहले क्या होता है, द फीमेल सिल्क मॉथ लाई द एग ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री, ठीक है। मलबरी ट्री में फीमेल ने क्या किया, एग्स को दिया। इसके बाद द एग्स हैचेस टू फॉर्म द लार्वा विच इज कॉल्ड एज कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। अब इसके बाद क्या होता है, जो एग होते हैं उनसे क्या निकलता है, उनसे निकलता है लार्वा, जिसको हम कैटरपिलर या और क्या कह सकते हैं, सिल्कवॉर्म भी कह सकते हैं। द सिल्कवॉर्म ग्रो इन साइज
feeding on mulberry leaves, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its history, it is called the pupa. ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये जो आपका सिल्क वॉर्म है थर्ड स्टेप में, द सिल्क वॉर्म ग्रो इन साइज. सिल्क वॉर्म धीरे धीरे 25 से 30 दिन तक मलबरी लीव्स को खाता है और कैटरपिलर अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इट्स फर्स्ट वीव अ कवरिंग टू होल्ड इट सेल्फ, और उसके बाद अपना एक कवर बना लेता है जिसको अब क्या कहा जाता है, जिसको कोकून कहते हैं. ठीक है, अब आखिरी स्टेप क्या कहती है भाई, लास्ट स्टेप में प्यूपा डेवलप इनसाइड द कोकन इनटू मॉथ एंड कम्स आउट एज एन अडल्ट मैप. अब ये जो प्यूपा जो कि इस कोकून के अंदर था वो क्या करेगा, वो बाहर की तरफ आ जाएगा एक अडल्ट मेल या फीमेल सिल्क मॉथ की तरह. ठीक है, ये जो मॉथ है वो तो हट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ कोकून मिल जाएगा. ठीक है, ये तो हमने भाई आपको शब्दों में, वर्ड्स में ये प्रोसेस समझाई. आप इसको डायग्राम के फॉर्म में भी समझ सकते हैं और बनाना ही है ये डायग्राम. तो डायग्राम में देख लीजिए, आप फिर से समझा देते हैं. ये रहे एग्स ऑन मलबरी लीव, कैटरपिलर फॉर्म हुआ या सिल्क वॉर्म, इसके बाद कोकून जिसके अंदर प्यूपा था, ये जो है वो एक डेवलपिंग मॉथ में कन्वर्ट होके फीमेल या फिर मेल मॉथ जो भी बनना चाहता है उसमें कन्वर्ट होगा और फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाएगी. क्लियर हो गया. ठीक है, तो ये था कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 3. ठीक है, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक. आई होप फाइबर से फैब्रिक को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा. ऑल्दो हमने वुल और सिल्क के बारे में पढ़ा, बाकी मटेरियल जैसे सिंथेटिक मटेरियल या और भी जो एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करिए तो आपको ये आंसर्स हमेशा याद रहेंगे. अगर आप चैप्टर देखना चाहते हैं तो कहाँ से देख सकते हैं, www.magnetbrains.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है. इस पर जाइए जहाँ पर आपको पूरा चैप्टर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा. कैसे ढूंढेंगे, जैसे ही आपने डाला www.magnetbrains.com एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें नीचे क्लास दी होगी. क्लास 7th से आप हैं तो आप उसको सिलेक्ट करिए. सिलेक्ट करने के बाद आपको एक इस तरह से स्क्रीन दिखेगी. ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सबके आपको वीडियोस दिख रहे हैं. जस्ट आपको वॉच नाउ करना है. वॉच नाउ जैसे ही करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें नीचे चैप्टर वाइज आपको सारे ही चैप्टर्स मिलेंगे जिसके टॉपिक सब कुछ दिखेगा. फॉर एग्जांपल जैसे आप न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और फोटोसिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं तो फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ रहेगा, जस्ट उस पर क्लिक करिएगा. क्लिक करते ही वीडियो दिखेगा. वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए. समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि सेम क्लास में हैं और उनके साथ भी जो किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th. ओके, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत मिल सके. ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस भी हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है. ओके, तो चलिए आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को और मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.